सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी, आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस न्यू डोर्स बिगिन टू ओपन फॉर इंडिया। देवी कुमार एक्सप्लेन्ड, और परफेक्ट रिएक्शन इनके चैनल का नाम है। मुजफ्फर अली चौधरी साहब ने जी, इनको भी सब्सक्राइब करें, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी जाएं जी, एक दफ़ा चेक जी कर लें। बिल्कुल। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। बस शकरान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम हमारे दोस्तों को बहुत बहुत एक मर्तबा फिर मुबारकबाद, बहुत बधाई हो चंद्रयान 3 के जो कामयाबी के ऊपर। दिवेक भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार सर, थैंक यू। आपको भी बधाइयाँ हो, हमारे सारे दर्शकों को भी बधाइयाँ, सारे हिंदुस्तानियों को बधाइयाँ इस मिशन की, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को बधाइयाँ इस मिशन की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दीपक भाई, पहले ये बताइए, आपने क्या मनाया, कैसे मनाया? रात आप दोस्तों के साथ बाहर गए, क्या खाया पिया, क्या किया आपने, कैसे सर सेलिब्रेट रिश्तेदार किया? आए, रात को तो रिश्तेदार आ गए थे, हाँ, लेकिन उनके साथ दबा के का वैसे एवरेज से ज्यादा खाया, और कुछ स्पेशल अच्छा। चीजें मंगवा के जो पसंद थी वो खाई। वैसे तो मैं जी। देसी खाने का ज्यादा शौकीन हूँ, पर कल फास्ट फूड वगैरह मंगवा के दबा के खाया है हमने बाहर से। हाँ, अच्छा। तो बस उसमें लगे हुए थे जी। जी। अच्छा देखो भाई, आज हम आपसे ये जानेंगे कि इंडिया की जो ये कामयाबी है, बहुत कामयाबी, पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंडिया को मुबारकबाद आ रही है, पूरी दुनिया ने इंडिया को मुबारकबाद दी है। तो पहले का इंडिया, यानी ये कामयाबी से पहले का इंडिया और कामयाबी के बाद का भारत जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें सर, 120 मुल्कों ने तो ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उसके अलावा दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। करीब 40 से 50 दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बर्जोसीज जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, बिजनेसमैन बिलियनियर भी आ गए, नोबेल लॉरियट्स वगैरह आ गए जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने विश किया। देखें, इस कामयाबी के बाद है ना, इंडिया पहली बात तो एलीट क्लब में घुस गया। दो एलीट क्लब में, एक ऐसा एलीट क्लब जहां पर वो चौथा मेंबर है, और एक दूसरा एलीट क्लब जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, साउथ पोल का एलीट पहला है क्लब वो। पहला है। तो उधर वो एक्सक्लूसिव एलीट क्लब है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। इसके देखें, इसके मल्टीपल डायमेंशन हैं कि इंडिया को अब इससे क्या क्या मिलेगा। पहले से हम शुरू करते हैं। पहली चीज जो कि अनाउंस हो भी चुकी है, रशिया ने बोला कि ब्रिक्स का अपना स्पेस स्टेशन होना चाहिए, हम 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन में। कल फिर सही। मोदी जी ने ब्रिक्स में एक चीज और बोली कि हमारा ब्रिक्स का एक स्पेस कंसोर्टियम होना चाहिए, हम पांचों को मिलकर स्पेस में काम करना चाहिए। ये पहली चीज है। अब दूसरी आते हैं, दुनिया में एक वाहिद अमेरिका है जिसकी एक फुल्ली फंक्शनल एक्टिव सेपरेट स्पेस फोर्स है, ठीक है। इंडिया ने भी अपनी स्पेस फोर्स अनाउंस की है करीब 7-8 महीने पहले। अब जो इंडिया की स्पेस फोर्स है, उसको अब अमेरिका की स्पेस फोर्स से मदद भी मिलेगी, मजीद टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, कोलैबोरेशन भी होगी, और 50 दूसरी छोटी से लेके बड़ी चीजें, हर चीज होगी कोलैबोरेशन के अंदर। तो हर चीज आ गई ना, छोटी से बड़ी जी। हर चीज होगी। तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी चीज, जैसे अब दुनिया इंडिया के पास मजीद और ज्यादा आएगी, जैसे पहले आती थी उससे ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 4, उसके अनाउंसमेंट हो गई। चंद्रयान 4 जो है वो जापान और इंडिया मिलके करेंगे, वो दोनों का साइन हो गया। जाहिर सी बात है, उसका लास्ट टाइम उसका चंद्रयान 4 का मिशन क्या होगा? पर वो अभी स्पेसिफिक डिटेल्स तो बाहर पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन ये कि जी। चंद्रयान 4 अनाउंस हो गया नेक्स्ट ईयर की एंड में जाके, 24 की एंड में या 25 की जनवरी फरवरी में जाके है। तो एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है अभी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो उधर जाके क्या करेगा, ऊपर लैंड करेगा या जी। सिर्फ आसमान में सैटेलाइट होगी, क्या होगा। उसके बाद अगर आप देखें, यूएई आएगा अब इंडिया के पास, क्योंकि यूएई ने भी अपना एक लैंडर रोवर भेजा था, जापान के साथ मिलके फेल हुए थे। इसराइल साउथ पोल पे फेल हो चुका है, तो वो आएगा। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को इसरो मदद कर रहा है खड़ा करने में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी इतनी कोई बनी अभी है, इतनी पुरानी भी नहीं है, बस 7-8 साल पुरानी है, इतनी अभी तो बनी है। तो उसको खड़ा करने में वो सारी मदद, ऐसे दुनिया से और भी ज्यादा आपके कॉपरेशन के डील्स आएंगी और पार्टनरशिप के वो आएंगे।
इससे अगर हम आगे बढ़े तो अब जियो पॉलिटिकली आप देखें ना, जी। एक स्पेस की पॉलिटिक्स है, स्पेस की पॉलिटिक्स में इंडिया आ गया। अब दुनिया में जियो पॉलिटिकली आप एक इलीट क्लब में बैठ जाते हो, एक दूसरा आपका एक्सक्लूसिव इलीट क्लब है जहां पर आप सिर्फ अकेले हो। अगला कब आएगा कुछ पता नहीं है। अब इसका जियो पॉलिटिकली मैं आपको बताता हूँ। जियो पॉलिटिकली सर इसमें बहुत चीजें होंगी, बिजनेस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, चाहे वो मिलिट्री पावर से रिलेटेड, बहुत सारी जगहों पे फर्क आएंगे आने वाले वक्त में, आप देखेंगे। क्योंकि इस सक्सेस के बाद इंडिया के लिए सिर्फ बंद दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, कुछ ऐसे दरवाजे खास और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए भी जाएंगे। ये भी होगा, सिर्फ ये नहीं कि बंद दरवाजे खोलने हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसका असर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको हर जगह दिखेगा। आपको यूएनएससी में भी दिखेगा वीटो पावर के ऊपर, आपको जियो पॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक में भी वो चीज नजर आएगी। वो आपको वेपन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी ये चीज कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन अफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। कहीं डायरेक्टली करेगी, कहीं इनडायरेक्टली करेगी, पर करेगी जरूर, क्योंकि आप एक एक्सक्लूसिव क्लब में जा चुके हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें, इसरो की कमाइयां बढ़ेंगी। फिर आप ये देखेंगे इसरो यहां तक रुका नहीं ना। इसरो के अब मैं आपको सिर्फ आगे की मिशन सिर्फ 2 साल के गिनवा देता हूँ। जी। सितंबर में आदित्य L1 जाएगा, सूरज का जो मिशन है। फिर जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल, उनका प्राइवेट रॉकेट जाएगा। फिर दिसंबर में निसार सैटेलाइट इंडिया को लॉन्च करनी है, जो उन्होंने जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में नासा के साथ बनाई है। अगले साल अब 24 में आ जाए, 24 में चंद्रयान 4 है, शुक्रयान है, वीनस के ऊपर जाएगी एक सैटेलाइट इंडिया का, वो मिशन है। मंगलयान 2 है, मार्स पे भी अगले साल मिशन है। 25 में गगनयान है। ठीक है, अब ये मैंने आपको 2 साल के गिनवा दिए, अब ये मैं आगे नहीं जा रहा, क्योंकि इसरो अगले 2032-33 तक इनके मिशन फिक्स हुए हैं, टारगेट फिक्स है, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। अच्छा, आप बड़ी अच्छे ये नाम मुझे लग रहे हैं। दुनिया जो नाम रखती है वो अजीब से नाम होते हैं कि इंडियन जो इसरो है उसके जो नाम देखे, गगन, मंगल, चंद्रयान, ये कैसे अपने देखे लोगों, अपनी जो कल्चर, अपनी धरती के साथ जुड़े हुए नाम इन्होंने रखे हैं। तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं कि ये सारे नाम आपको कैसे लगते हैं? पर पहली चीज तो ये तो ओरिजिनल और पहले नाम तो यही है ना, क्योंकि हमारी तो किताबों में इनके नाम तो आज से हजारों साल पहले वेदों में लिखे हुए हैं। ये तो अंग्रेज 500 साल पहले है कि नहीं, इसको शुक्रयान नहीं कहते, इसे वीनस कहते हैं। इसको चांद नहीं कहते, इसे मून कहते हैं। इसे मार्स नहीं कहते, इसको मंगलयान नहीं कहते, मंगल नहीं कहते, इसको मार्स कहते हैं। इसको शनि नहीं कहते, इसे जुपिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तो हजारों साल से ये नाम चल रहे हैं। हमें तो हजारों साल पहले पता था कि सोलर सिस्टम है, 9 प्लेनेट है, क्योंकि तभी तो हमने नाम दिए। संस्कृत में ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। हमें पहले से ही पता था दुनिया गोल है, तभी तो भूगोल का क्या मतलब है, गोल। हम्म। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि ये एक बहुत अच्छी बात है, चाहे आज की जनरेशन हो, टेक्नोक्रेट्स की हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की हो, चाहे आज यूथ की जनरेशन है, जो भी इंडिया में आज अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलते, वो अपनी हिस्ट्री नहीं भूलते, वो अपनी जमीन को नहीं भूलते। यही तो सर चीज है जिसके लिए हम पाकिस्तानी होते हैं। हम भूल गए ये सारी चीजें। सबसे बड़ा और पहला फर्क यही है हम दोनों मुल्कों में। तो भाई पाकिस्तान के अंदर कैसा रिस्पांस आ रहा है? कोई पाकिस्तान में कुछ आपने देखा कि लोग तारीफ कर रहे हैं इंडिया की इस जो अचीवमेंट के ऊपर? अगर पहले पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक का रिस्पांस दो चंद्रयान 2 से तो बेहतर ही था। लेकिन अभी भी कुछ लोग तो हैं, वो आज मैं सुबह को भी देख रहा था। मैं कैसे मान लूं, ये तो ग्राफिक डिजाइनर तो आजकल इतने वीआईपी बैठे हुए हैं दुनिया में, क्या पता ग्राफिक डिजाइनिंग की हो। तो अब उन ऐसे लोगों का तो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सर अपना ही सर फोड़ो तो वो करो। लेकिन पहले से बेहतर है, चंद्रयान 2 से रिस्पॉन्स काफी बेहतर है पब्लिक का। अब मैं न्यूज चैनल्स की बात करूं तो जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने तो न्यूज बड़ी अच्छी, मतलब तरीके अच्छी क्या मतलब बताई उन्होंने, पॉजिटिव तरीके से, रोबोटिक लैंग्वेज में बताई। ना खुशी थी ना गम था, बस एक न्यूज आई है उसको पढ़ना है। मतलब खुशी से भी नहीं बताया और गम से भी नहीं बताया। लेकिन एक दो चैनल थे जिसके मैंने ऑनलाइन क्लिप देखा, मुझे वो चैनल का नाम नहीं पता, वो कोई छोटे चैनल ही होंगे, बड़े नहीं थे। उसकी खबर में एक उसकी खबर थी
दुनिया की रेस में चांद के ऊपर जमीन कब्जा करने की जंग में इंडिया की फतेह। यार ये कौन सा तरीका है ये न्यूज बताने का? चांद पे जमीन को जंग की फतेह में इंडिया का, पता नहीं क्या अजीब गरीब बातें करते हैं, ये बातें दिमाग से फारिग हो जाती हैं यार। और यूट्यूब की अगर बात करूं तो यूट्यूब पे भी कल एक बंदे को छोड़ के जितनों को मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जितनों को मैं देखता हूँ और मैं अच्छे खासे लोगों को देखता हूँ, तो एक बंदे को छोड़ के बाकी सब के सब पॉजिटिव लाइन पे थे, सबके सब पॉजिटिव लाइन पे। और मैं सिर्फ रिएक्शन चैनल या पब्लिक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नलिस्ट हो गए, वीलॉगर्स हो गए, सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सभी को देखता हूँ, एक को छोड़ के बाकी सब और सब पॉजिटिव लाइनों पे थे। तो बाकी एक का नाम भी बता दें हमें। बस सर पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद से हैं, आजकल बाहर ज्यादा रहते हैं, बस वो लोग समझ गए, चले चले ठीक है। इंडियन समझ गए, इतने ये बड़े कुछ ज्यादा हिंटे देनी है। अच्छा, कितने लोगों ने भाई ये देखा लाइव? जो मैंने देख रहा था कि मिलियंस ऑफ पीपल जो इसको देख रहे थे, तो ये भी एक रिकॉर्ड बना कि इतने ज्यादा लोग पहली दफा एक लाइव इवेंट को देख रहे हैं। सर कोई 8.2 का शायद 8.2 मिलियन लोगों ने लाइव देखा, ये रिकॉर्ड था। और जो पिछला रिकॉर्ड था वो कोई स्पेन और मेरे ख्याल से पता नहीं किसका मैच था, कोरिया का था या पता नहीं किसका था, क्रोएशिया का था, तो उसमें कोई 6 पॉइंट समथिंग था, तो 2 मिलियन के फर्क से लाइव का रिकॉर्ड टूटा है, सिर्फ और सिर्फ इसरो के चैनल पे। और मैं तो इसरो का गिनता ही नहीं हूं ना भाई, ये तो लाइव तो न्यूज चैनल पे भी चल रहा था, मोदी जी के जी यूट्यूब चैनल पे चल रहा था, जी, नितिन मोदी गडकरी के मैं चैनल पे चल रहा है, अमित शाह के चैनल पे चल रहा है, तो अब मैं किस जी किस को गिनूं, किस जी किस को बिल्कुल, गिनूंगा? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर। पर ये आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग कल यूट्यूब पे लाइव थे, यानी 22 अगर करोड़ से सारे ज्यादा चैनलों लोग को जो है। मिला दिया जाए, सारे चैनलों को मिला हम्म, दिया जाए। पर मैंने तो कल वो देखा है रिएक्शन चैनल, मैंने तो दुनिया भर के सब्सक्राइब किए हैं, स्लोवाकिया का रिएक्शन चैनल, रशिया का रिएक्शन चैनल, वो भी इसको लाइव देख रहे थे, हम्म, चंद्रयान सही। के मिशन को। अमेरिका के जो रिएक्शन चैनल है जो इंडियन कंटेंट पे रिएक्ट करते हैं, वो भी लाइव देख रहे थे, तो एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही मजा था, एक अलग ही समा था कल, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ बाय द वे। तो अब सर अभी इसके भी अंदर चल रहा है। अभी बस बिल्कुल सर आधा आधा घंटा पहले एक और खबर आई है चंद्रयान जी के ऊपर, कि आज सुबह को स्टॉक मार्केट खुलते ही जो 13 कंपनियां जो है मेन सप्लायर हैं जो इसरो की, ऐसे तो जी, बहुत सारी कंपनियां, पर जो 13 मेन सप्लायर हैं, उन 13 कंपनियों में $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। वाह, क्या बात है जी। और ये तो ये तो शुरुआत बहुत है सर। शुरुआत है, ये शुरुआत है। आगे बहुत सारे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ नए दरवाजे क्रिएट किए जाएंगे इंडिया के लिए। तो ये बिल्कुल शुरुआत है बिल्कुल। बिल्कुल इसकी। अब मैं आपको जो बताऊं, लार्सन एंड टूब्रो, पारस, सेंटम, MTAR, लिंडे, और आपका BHEL, भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका नाम फुल जी फॉर्म यही है। HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, और आपका ये एक और कंपनी है वालचंद नगर, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, 13 में से कुछ, इनके अंदर $2.5 बिलियन की ये शुरुआत है सर, अभी तो बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ आना है। अभी आप देखें अच्छा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे आती है, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, एयरबस जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, इवन बोइंग से, और ये आपका क्या नाम है अमेरिका की, नॉर्दर्न ग्रुपमैन कंपनी, उनसे भी अच्छी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो होती है ना, खास करके वो एयरबस वाले बनाते हैं। आप मुझे लिख के ले लें, ये इंडिया से लॉन्च करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इस चीज के ऊपर, या इंडिया में बनेगी या इंडिया से लॉन्च होंगी, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर इंडिया से, ये मैं लिख के आपको देता हूँ। अच्छा भाई, अब बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि नासा है, रशियन है, चाइना की, जापान की, आपने बड़े बड़े नाम है इसमें, तो वो अभी तक साउथ पोल में क्यों नहीं कामयाब हो सके? और इंडिया कैसे कामयाब हो गया इन सब से, इन सबको, जिनका इतना पुराना एक्सपीरियंस है, जिनको सारा कुछ पता होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो रहे, और इंडिया ने मार्का मार लिया। तो वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? नासा क्या कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? रशिया क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा वहाँ
पर देखें साउथ पोल पे पहली बात वो कामयाब इसलिए नहीं हो, पहले तो टेक्निकल जो मोटा मोटा पता है, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा टेक्निकल मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, पर जितना हमने सीखा साउथ पोल ज्यादा मुश्किल है नॉर्थ पोल से, क्योंकि उसकी वजह ये पहली बात उधर हर वक्त अंधेरा ही रहता है, उधर रोशनी लगती ही नहीं है। -200 से भी ऊपर उधर बिलो टेम्परेचर उधर होता है। उसके अलावा उधर खड्डे ज्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्थ पोल, और साउथ पोल पे कुछ खड्डे इतने गहरे हैं कि पूरी के पूरी बुर्ज खलीफा उसके अंदर चली जाए, वाह। इतने गहरे खड्डे भी हैं। तो एक वो मसला भी है, मतलब एक खड्डा से निकलो तो दूसरा शुरू हो जाता है, मतलब बीच में चलने का गैप नहीं, ऐसे खड्डे बहुत ज्यादा है। साउथ पे है, अंधेरा है, ठंड बहुत है उधर। फिर क्या है कि ठंड की वजह से वो हवा के तूफान भी चलते हैं उधर, तूफान भी बहुत है। और फिर मिट्टी उधर लूज मिट्टी है, नॉर्थ पोल पे भी मिट्टी है पर नॉर्थ पोल पे क्या है, इतनी मिट्टी नहीं है, इधर लूज मिट्टी बहुत है, तो वो इंजन में भी घुस जाती है कभी कभी। तो कल जो मैं, अब इंडिया कैसे कामयाब हुआ देखें, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, क्योंकि रात को तो फिर इंटरव्यू आ गए ना K7 के, जो उस लास्ट टाइम पे जो चेयरमैन थे जिनको मोदी जी हक कर रहे थे, वो हो गए, नंबी नारायण जी हो गए, और ये के सोमनाथ जो करंट चेयरमैन है, और भी कुछ लोगों के आ रहे थे प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह के इंटरव्यू, कह रहे थे द फेलियर्स ऑफ Chandrayaan-2 आर यूज्ड एज अ स्ट्रेंथ इन Chandrayaan-3। हमने Chandrayaan-3 से जितने फेलियर थे ना हमारे अलग अलग किस्म के, उन सबको हमने अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया Chandrayaan-3 में। और इसीलिए, अच्छा नंबी नारायण ने तो ये भी बोला कि हमारा तो लॉन्च होने से पहले हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये हो जाएगा, लॉन्च होने से भी पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा। अपनी गलतियों पे काम किया ना, गलतियों से सीखते हैं लोग। साइंस यही है, जिंदगी भी यही है, ये फलसफा सर हर जगह कामयाब होता है। लेकिन हम लोग अलग है, हम लोग गलतियां करके छुपा देते हैं, हमारा थोड़ा मिजाज अलग है। छुपाने से नहीं होता, दुनिया देखती रहे, गलती को सुधारने में ज्यादा मजा है छुपाने से। अच्छा भाई, बचपन में मुझे याद आ गया, मेरी उम्र तकरीबन 52 साल हो गई है, तो जब मैं 6, 7, 8 साल का था ना, तो सहन में हम सोते थे अपनी वालदा के साथ, जब मैं लेटा होता था चांद को देखा करता था। चांद को जब मैं देखता था तो जो एक ब्लैक कलर का ऊपर धब्बा सा बना होता था ना, वो इस उसकी शक्ल इस तरह की होती थी। तो मेरी माँ मुझे बताती कि बेटा वो देखो वो चांद है, चांद के ऊपर एक बुढ़िया रहती है, वो बुढ़िया जो है वो चरखा कात रही है। वो इस तरीके से ना कहानियाँ, मुख्तलिफ कहानियाँ हमें बताई जाती थी, कभी कुछ बताया जाता था। लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक चरखा जो कातने वाली बूढ़ी अम्मा है, उसके बारे में बताया जाता था कि एक चाँद के ऊपर एक रहती है। तो क्या पॉसिबल होगा कि चाँद के ऊपर कभी हम जाएँगे और वहाँ पर हम लोग भी जाकर देख सकते हैं? आम बंदा भी उसकी एक्सेस होगी चाँद के ऊपर, या ये जो अभी जो मिशन चल रहे हैं, इनका मकसद, बेसिक मकसद क्या है कि वहाँ पर यहाँ से आबादी जाकर वहाँ पर बसाई जाएगी? सर इसके बहुत सारे मकसद हैं। पहली चीज तो आबादी वहां पर बसाई जाएगी जहां पर आपको पहले पानी मिले या ऑक्सीजन, दोनों में से कोई एक चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। वो जहां पर मिलेगी वहां पर आबादी होगी, पहली चीज। दूसरा उसमें होता है कि आप चांद को पढ़ते, क्योंकि चांद की भी 2-3 थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी ये कि ये एस्ट्रॉइड था, तो ये आया और अर्थ की ग्रेविटी में आके फंस गया, तो ये चांद बन गया। दूसरा ये कि एक एस्ट्रॉइड था जो अर्थ पे जाके टकराया, तो ये चांद जो है ये अर्थ का ही हिस्सा है, जो अर्थ हुँ, से अलग होके उसके वो बन गया। तो ये सही। थ्योरी कंफर्म होगी, क्योंकि आप वहां के लैंड मास को पढ़ोगे, वहां की मिट्टी में सॉइल में टेस्टिंग होगी, 50 और चीजें होंगी, एटमॉस्फेयर को पढ़ा जाएगा, डिगिंग की जाएगी, वो पता चलता है। और पर सर क्या कि वहां से सिर्फ ये नहीं होता ना कि चांद की सतह का, चांद की एटमॉस्फेयर का भी आप लोग डेटा लेते हो, ठीक है। उसके आसपास सराउंडिंग में उस जो, अब चांद पे खड़े होकर चांद का स्पेस तो अलग है ना, तो चांद का जो आसमान है उसका जो डेटा जब आएगा, क्या पता उस डेटा से फ्यूचर में क्या क्या इन्वेंशन हो, क्या क्या उसके अंदर नई थ्योरियां निकलें। चीज़ें स सामने तो हों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो एक टेलीस्कोप थी ना, जो स्पेस टेलीस्कोप होती है और ये चांद के मिशन होते हैं, जी। नासा ने जब किए थे 50s और 60s में, तो उस मिशन से एमआरआई और सीटी स्कैन की टेक्नोलॉजी लिख ली थी। तो अच्छा। आप ये सब, हाँ, दुनिया में सर जो भी टेक्नोलॉजी आएगी ना, वो पहले डिफेंस के लिए बनाई जाती है या स्पेस के लिए बनाई जाती है, वो फिर उसको कम करके
फिर सिविलियन यूज में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर बनाया ही डिफेंस वालों के लिए था, रॉकेट वगैरह के लिए और ये सब के लिए। फिर देखा ये तो बड़ी काम की चीज है, फिर उसको सेमीकंडक्टर को छोटा किया गया सिविलियन यूज के लिए। आज देखें, आज 50 साल बाद दुनिया की हर चीज में सेमीकंडक्टर है। आज सेमीकंडक्टर पे जंग चल रही है चाइना ताइवान की, ठीक है। तो जो आप ये समझे, डिफेंस की टेक्नोलॉजी पे हमें खुश होना चाहिए। उसकी वजह ये कि 10 साल 20 साल बाद वही टेक्नोलॉजी है ना, उसको सिविलियन यूज में छोटा करके लाया जरूर जाएगा। और आपने जो स्पेस ट्रेवल की बात की, स्पेस ट्रेवल पे अभी मेरे ख्याल से एक वर्जिन अटलांटिक काम कर रही है, नासा काम कर रही है, इसरो ने भी अनाउंस किया है। इलॉन मस्क का मुझे नहीं पता, पता नहीं उसने अनाउंस किया नहीं किया, स्पेसएक्स ने। पर ये जो दो तीन कंपनियां काम कर रही हैं, 25 या 26 में शायद भेजेंगे भी ऊपर कुछ बंदों को टिकट वगैरह लेके। वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप ये समझें तो फिर तो हर किसी को भेजेंगे। वो फिर ये कि अभी शुरुआत जो होगी, अगर सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल होने के बाद शुरुआत क्या होती है, 6 घंटे के लिए भेजेंगे, फिर 1 दिन के लिए भेजेंगे, फिर आगे जाके बोलेंगे तुम लोग जाओ चांद देख के आओ, चांद जाके चांद पे आधा घंटा रह के वापस आओ, उसके लिए भेजा जाएगा। ऐसी तो सर शुरुआत होती है दुनिया। अभी आपको बताऊं, न्यूक्लियर इंजन के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, स्पेस में न्यूक्लियर इंजन बनाया जाए, क्योंकि सर न्यूक्लियर फ्यूल इतना सा जो होता है सालों चल जाता है। सालों से मेरी मुराद है बहुत चल जाता है, एग्जैक्टली अब पता नहीं कितना चलता है लेकिन बहुत चलता है। अब ये लिक्विड फ्यूल हम यूज करते हैं, इसके अंदर या तो सॉलिड मीथेन होगा या लिक्विड मीथेन होता है, ठीक है। वो होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अब न्यूक्लियर इंजन पे काम हो रहा है, एक मर्क्यूरी के इंजन पे काम हो रहा है। जो मर्क्यूरी का इंजन है वो इंडिया से उन्होंने आइडिया लिया है। इंडिया की जो बुक थी विमाना, जो इंडिया के आज से हजारों साल पुरानी संस्कृत की बुक थी, उसके अंदर मर्क्यूरी के इंजन का डिजाइन और पूरी वो समझाया हुआ है। तो उसके ऊपर नासा और डीआरडीओ दोनों काम कर रहे हैं, इंडिया भी काम कर रहा है, नासा भी काम कर रहा है उसके ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर। तो अब ये दुनिया कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चले, कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा दूर तक हम जा सकें। तो ये सारी फॉर फ्यूचर की चीजें जो आती रहेंगी। माइनिंग हो सकती है, क्या पता मून पे कोई ऐसा केमिकल मिल जाए, कोई ऐसा मिनरल मिल जाए डिगिंग करते हुए, जो अर्थ पे आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करता है, पर उसकी जरूरत हो। क्या पता फिर किसी बीमारी का इलाज ही मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारी बूढ़ी अम्मा ही मिल जाए वहां पर। हाँ, या चंदा मामा मिल जाए। चंदा मामा तो वो है ही। जो बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी वो मिल जाए। कुछ लोग कहते कि बैलगाड़ी वहां पर जा रही थी, वो बैलगाड़ी मिल जाए वहां पर। वो जो डब्बा आप कह रहे हैं ना, वो डब्बा जो है वो वही खड्डा है। वो खड्डा अच्छा, वही हमें साउथ पोल है। हाँ, साउथ पोल वही है जो ब्लैक नजर आता है हमें। वो साउथ पोल तो हमें नजर ही नहीं आता ना। जो काला काला नजर आता है ना, वो खड्डा है। वो खड्डा इतना गहरा है कि वो हमें काला नजर आ जाता है, उस खड्डे के अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं जा पाती। तो खड्डे तो नॉर्थ पोल पे भी हैं, लेकिन वो अब मुझे ये नहीं पता वो खड्डा जो हमें नजर आता है वो नॉर्थ का है या साउथ का है। लेकिन वो खड्डा जो है वो खड्डा है, वो जो निशान काला काला हल्का सा यूं नजर आता है ना, बिल्कुल वो खड्डा जी है। जी, और वो इतना गहरा है कि उसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती, इसीलिए हमें वो काला नजर आता है। सही। चलो, बहुत शुक्रिया दिवेक भाई आपका। एक मरतबा फिर तमाम देखने वाले हैं। मैं तो पता सर नहीं सर कितनी एक, मेरे जी मैं जी आखिर में एक बार फिर से मैं हर वीडियो में चंद्रयान की जितनी की मैंने ट्रिब्यूट दी है, मैं आज भी हर वीडियो में कहना चाहता हूँ। पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, इन दो शख्सों को तो सबसे दंडवत प्रणाम, ठीक है। उसके बाद इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी और साइंटिफिक जो भी इनकी अचीवमेंट्स है उसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकबोन जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसको भी सलाम है। और हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी आज हम ट्रिब्यूट देंगे, उनको भी याद करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो इंडिया है वो मून मिशन करेगा। और उन्होंने ही नाम दिया था चंद्रयान, जो पहला मिशन फिर 2008 में भेजा गया, तो उनको भी हम लोग ट्रिब्यूट देंगे। प्लस इसरो के 20,000 साइंटिस्ट को भी हमें ट्रिब्यूट देंगे। बिल्कुल जी। इसरो के अंदर जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, जिनकी बिल्कुल बड़ी इसमें काविश है, उन सबको अलग से मैं प्रणाम करता हूं। उनको उनकी अजमत को मैं बिल्कुल सलाम बिल्कुल। भेजता हूं। और मेरी तरफ से भी तमाम जितने भी लोग इसरो से आज तक जुड़े रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, उन सबको
मेरी और दिव्य भाई की जानिब से बहुत बहुत उनको प्रणाम है, उनकी अजमत उनको को सलाम है। प्रणाम भी है, कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। जी धन्यवाद भी फिर हमें बोलना चाहिए क्योंकि उनकी जी अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आगे जाके घूम के हमारे जिंदगी में काम हम आएगी, यूज कर रहे होंगे। इंसानियत इंसानियत की भलाई के लिए काम आएंगी ये सारी चीजें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो दीपक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपके मेहमान आए हुए थे, आपने टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। नमस्कार। ये वीडियो ज़बरदस्त थी और इन्होंने जो बातें की हैं और जिस तरह की हैं, मेरे ख्याल में मुजफ्फर साहब को थोड़ा बहुत ना डीपली इस पे सर्च करना चाहिए, प्रॉपर सर्च करके इनसे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, उनके पास दिव्यक भाई के पास नॉलेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बंदे को एक्सप्लोर करना थोड़ा ज़रूरी होता है। खुद भी एक्सप्लोर करें, अगले बंदे को भी एक्सप्लोर करें कि उससे डीपली सवाल कुछ ऐसे पूछे जाएँ जो कहीं पे मेरे ख्याल में आपके जहन में डाउट हो या किसी से आपने सुने हो। ठीक है, वो सवाल जो आप उनके सामने रखें ताकि वो डीपली चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, उनको मज़ा भी आएगा और जो आवाम देखने वाली है वो भी जो है बेहतर तरीके से अच्छी चीज़ों को समझ सकेगी। और जहाँ तक उन्होंने एक्सप्लोर करने की, चाँद की बात की है, तो जिस स्पेस स्टेशन की बात कर रहे थे, जो आने वाले मिशन है उनके, तो वही बात कि हम वीडियो के दौरान भी ये बात कर रहे थे कि यार उनकी सोच का लेवल देख लें कि वो किस तरह आगे की सोच आगे की तक सोचा हुआ है। ये नहीं है कि ये चंद्रयान 3 कर दिया तो बस ठीक है, इसके आगे कुछ सोचा नहीं है। और उसके बाद छलांग मार लीजिए। अभी जैसे आदित्य जो है वो दिसंबर में लॉन्च करना है। हाँ, तो बल्कि न्यू प्लानिंग तैयार भी कर तैयार की हुई है सारी। नासा के साथ भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट रखा। क्यों स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे हैं। मुझे जो समझ आ रही है ना वो ये है कि टेक्नोलॉजी को ना और इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और अपने तरीके से समझने की। जैसे अभी देख ले, कम बजट में, हर कोई कह रहा है कम बजट में यार कैसे, किस तरह। तो हमने लास्ट वीडियो की तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ पे। वो कह रहे हैं इंडिया तो वहाँ पे तो ये नहीं हो रहा, वहाँ पे तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वहाँ पे ये नहीं, मतलब गुर्बत है। और किस तरह ये मतलब कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए और इतने इतने बड़े मुल्क जो इतने सालों से वहाँ पे कह लें कि सेटल है इस चीज़ में, ठीक है, एक्सपर्ट है, और उनसे नहीं हो रहा, उनसे वो कम बजट वो नहीं हो रहा। और वो कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने ये चीज़ लेस करके और ये कामयाबी हासिल की है। तो ये सोचने लायक भी चीज़ है। और दूसरे मुल्क जो है वो इस चीज़ पे नज़रसानी कर रहे हैं, लेकिन प्राउडेबल बात यह है कि उस साउथ पोल में जहाँ से मुश्किल लैंडिंग थी, जहाँ पे और जहाँ पे उतरना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे लैंड किया है। और अभी तो मेरे हाल में वो सेकंड स्टेप उन्होंने लिया, रोवर निकला है। तो वो जो भी एक्सप्लोर करेंगे, वो जितनी भी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मुल्क जुड़े हुए हैं, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं क्या, उनके लिए एक आसानी का मैं कहूँगा आसानी पैदा होगी उनके लिए। और बाकी है कि इनकी कन्वर्सेशन अच्छी है और पाकिस्तान की बात उन्होंने बीच में नहीं की तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। वो होता है ना कि यार जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, ठीक है, तो वो अपना मोराल ही डाउन करना है या फजूल बहस करके टाइम वेस्ट करना है तरकीब करके, तो उससे बेहतर है वो टाइम जो है आप एक्सप्लोर करने में और अच्छी चीज़ें या और अच्छे प्लान बनाने में लगा दें फ्यूचर के लिए। तो वीडियो ओवरऑल ज़बरदस्त थी, मज़ा आया, देख के एंजॉय किया। बिल्कुल जी, वीडियो ज़बरदस्त थी, बहुत सी डिटेल मिली है। बाकी देवक भाई के ने एक बात की है तो वो भी मैं उस पर भी थोड़ा सी बात कर दूंगा। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, जब कहीं बाहर निकलते हैं फास्ट फूड के लिए या कुछ भी चीज़, तो हम भी ओवर कर देते हैं। ये हमारी पाकिस्तानियों की जो है बात, तो ये देवक भाई ने भी इसमें ऐड की है, तो इस पर मैंने बात करी। बाकी यार मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मेरे को देवक भाई ने भी बोला, और उससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो में मैं देखा था कि मेरा ख्याल है वो उन्होंने 33 तक की प्लानिंग की हुई है। तो मैं इसमें सोच रहा था कि वो जो बच्चा 9 साल का है, अगर 10 साल वो अपने मुल्क में रह के इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा, उस पर सोचेगा, तो वो भी आने वाला मुस्तकबिल भी इंडिया का बहुत रोशन हो जाएगा। वो भी बच्चा कल हो सकता है इसी तरीके से अगर चलता हो 10 साल में अगर वो इतनी मतलब तरक्की कर लेगा या इतनी तालीम हासिल कर लेगा, तो वो भी एक इंडिया का ज़बरदस्त मुस्तकबिल बन सकता है। तो बाकी बात की जाए, बाकी पूरी जो इन्होंने डिस्कशन किया, तो देवक भाई कमाल करते हैं हर चीज़ में। एक उनके बारे बेहतरीन बोलते हैं कि बोलते हैं कि मैंने इतना रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, हलाक के ऊपर बोलते हैं कि इधर मून के ऊपर भी इतनी बोलते हैं नहीं है, बस फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना अच्छे सवाल इन्फॉर्मेशन दी है जी। अभी मैं इंडिया पाकिस्तान पे मैंने चेक किया ना, तो वो भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अर्थ की तो है उनके पास, जहाँ पे जो चल रहा है, जो हो रहा है। बाकी ये भी एक अच्छी बात है, मैं पहले भी सुनी हुई थी
कि इंडिया की पुरानी किताबों में ये सारी चीज़ों के नाम मौजूद हैं। यकीन करो वाकई वो वाकई उन लोगों के बारे में भी एक थोड़ी सी सोच आती है कि वो कैसे लोग थे, उस टाइम भी उनको पता था, उन्होंने उस जगह के नाम भी रखे हुए थे, देखो ज़बरदस्त। तो गैलेक्सी के नाम है, चंद्रयान, मंगलयान, वो किस तरह वो उसके बहुत सा साथ ये भी एक छोटी सी बात नहीं हुई यार उस दौर में। राशि उस पता है दौर ना में वो उनके जुपिटर सितारों में यूज होता है वो शनि। तो ये छोटी सी आपका बात शनि ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल वो उनके वो किताबों में किताबों में है, देखो उस टाइम में आता है उनके वो ये जो बड़- निकालते हैं अपना कुंडली। कुंडली या कुछ कुंडली ऐसा पता निकालते करने के हैं। लिए उनमें भी वो जिक्र होता है सारा। पंडित जो है उनके सितारों का हाथ जो होता है, आवाज सितारों का सितारों का। ये बड़ी बात और है यार। मुजफ्फर भाई इस बात का स्पेशली जिक्र कर रहे थे डेविड भाई से कि देखें जी इतने ओल्ड नेम हैं तो आप इनको कैसे फील करते हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीक़ों से उन्होंने आंस किया कि देखें जी कि हम तो ये इतने ओल्ड नेम जो हैं हमारी बुक्स में हैं और हम इनको बड़ा प्राउडली बताते हैं। बिल्कुल ये वो वही है ना। बिल्कुल। और मैं इस बात पे भी शॉकिंग हूँ कि वो उस टाइम उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतनी उनके पास होगी तो मेरे ख्याल है इतनी नहीं थी वो उनके पास, मेरे ख्याल है इतनी स्पेस में जाने के लिए टेक्नोलॉजी कम थी, पढ़े लिखे ज्यादा लेकिन knowledge नॉलेज और उनका मालूमात थी ना। माइंड भी उनका बहुत फिर आगे हाई लेवल का था जिन्होंने चीजों को एक्सप्लोर करते। देखिए उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं, आप राम मिस्र देख लें किस तरह क्रिएट किया हो उस चीज को। देखने वाले बंदे के लिए सारा सिस्टम है। आजकल की तो टेक्नोलॉजी है, उस टाइम किस तरह इतना बड़ा उन्होंने इंस्ट्रक्टर बनाया तो बड़ी बात है जी। हमारी सोच कम है, बाकी है कि साइंसदान लोग, अक्ल वाले लोग अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हला के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं। अभी तो ठप्पा ला गया भाई, देख लें कम बजट में ठप्पा, ये ठप्पा ऐसा लगा है, ये तमाचा भी है, ठप्पा भी है, ये तमाचा भी है कई लोगों का। वो इतने बजट के साथ जा रहे हैं और जिस मुल्क के इन्होंने वो कार्टून बनाए तो देखो उसने कैसा तमाचा मारा है कि हम लोग ये भी करके दिखा सकते हैं। नेगेटिव वे नहीं लेना चाहिए, एज अ पॉजिटिव वे लेना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। इतने सालों से स्पेस में है, इस चीज में है, हम भी लेस करें और इंडिया के साथ मिलकर अगर किसी चीज को लेना है, हसद में लेना भी है तो पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। हसद से हासिल कुछ सीखना चाहिए और हसद जरूर करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि जितने भी नेगेटिविटीज आ रही हैं, इंडिया जो है ये उनको बड़ा पॉजिटिव तरीके से ना फेस कर रहा है, इग्नोर करता जा रहा है, इग्नोर भी कर रहा है और साथ साथ ये भी बता रहा है कि अपना नाम नहीं लेगा, साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये सारी ह्यूमैनिटी की जीत है, ये सारी ह्यूमैनिटी की सक्सेस। बिल्कुल बार-बार मेंशन हो रहा है। ये बड़ी जबरदस्त। उन्होंने बताया ना कि उन्होंने अपने डिफेंस के लिए, अपनी आर्मी के लिए ये सारा, और वो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस, जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए ये सारी चीजें उन्होंने लॉन्च की थी। लेकिन इंडिया जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए। बाकी इसमें एक और बात ऐड करनी है तो कोई भी, वो देवक भाई ने बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है शुरू में वो हाई लेवल की होती है पर बाद में वही आम जनता के लिए भी हो सकती है। बाकी ये है कि चांद पे मून पे जाना आम आदमी का मेरे को ही लगता है मुश्किल ही है, तो ये बड़े लोग ही जा सकते हैं। बाकी ये है कि ये थोड़ा मुश्किल भी है। इसमें एक होता है कि लैंडिंग वाकई बाद में भी प्रॉब्लम बनेगी, हर कोई आसान लैंडिंग नहीं कर सकेगा क्योंकि मुख्तलिफ जगह की मुख्तलिफ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा होता है। देखो अभी रशिया भी तो फेल हो चुका है ना, तो हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए कि मून पे लैंडिंग आसान हो जाए, तो हो सकता है फिर यहाँ से लोग जा सके। अभी तो मुमकिन नहीं लग रहा। और साउथ पोल जैसे एरिया में तो काफी डिफिकल्ट है क्योंकि जो दो बिग रीजन बता रहे हैं, एक तो डस्ट रीजन और एक बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे बता रहे हैं कि मतलब कि वो मेंशन कर रहे थे कि इतना बड़ा और इतने गहरे गहरे खड्डे हैं कि पूरी बुर्ज खलीफा ही उसमें धंस जाए, मतलब कि इस तरह अंधेरा भी है। और ऐसी जगह पे सक्सेसफुल लैंड करना एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। -200 का जिक्र कर रहे थे हम। टेम्परेचर के लिए उधर साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में 130 होता है ना, साउथ पोल में नॉर्मल नहीं है बिल्कुल जी, और अप डाउन है, बैलेंस नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं है चीज वो। आने वाले वक्तों में भी इतना ये आसान नहीं होगा क्योंकि साउथ पोल पे फिर और बड़ी प्रॉब्लम है, इतने खड्डे हैं। तो आई थी जिसमें बताया कि इसमें चांद में अपना ऑर्बिट है, इसके अंदर जो है अक्सर हमने वो पढ़ा होगा ना साइंस में, वो हाफ करके बताते हैं, उसमें वो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जमीन के साथ है। उन्होंने बताया कि इनका अपना ऑर्बिट है इसमें जो वो घूम रहा है, उस हिसाब से ये जो ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर ये अपना ऑर्बिट चेंज करे
तो नीचे जो समुद्र का पानी है या तो पीछे हट जाएगा बिल्कुल या वो ऊपर चढ़ जाएगा। वही तो मैंने बैलेंस करता है। आप कैमरे में आपको बताया ना, वो चांद जो है वो ये पानी को जो है वो कंट्रोल करता है समुद्र को, और आपकी ग्रेविटी को भी बिल्कुल वो कंट्रोल उसकी करता है। वेव्स जो है ना वो बस सारी ये control निज़ाम करते में हैं। कुदरत बना हुआ है, चल रहा है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तो बाकी ये है कि देविक भाई को इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है, इसमें कोई शक No नहीं है, doubt। और इनके पास नॉलेज का अंबार है। और वैसे जो है वो मुजफ्फर चौधरी भाई ने भी कहा कि वहाँ पे बुढ़िया को हमने ढूंढने जाना है कि वहाँ किधर है। तो वो वीडियो में भी मैंने कहा था, जब उन्होंने कहा था कि वो जाएंगे चांद पे, मैंने कहा वहाँ पे बुढ़िया ढूंढेंगे। अब आप तो वो उनके एक नाते फन में नाते जो होंगे है ना, वहाँ पे, वो तो जा चुकी होंगी। वो तो फन में जो है ना वो एक बात थी, लेकिन ये हमारी माँ यार हमको सुनाने के लिए, हमको बहलाने के लिए ऐसी बातें करती थी। बातें होती थी ऐसी चंदा कोई बात मामा नहीं है। दूर के हैं। हाँ, तो अब जो है वो चंदा मामा भी वहाँ पे ढूंढने हैं। तो बाकी ये है कि वीडियो काफी अच्छी थी, इसमें कोई बल्कि ये अच्छी सक्सेस होने के debate बाद भी है। एक ये भी रिजल्ट शो हो गया कि हमारी माएँ जो हमें बचपन में कहानी सुनाया करती थी, उसका रिजल्ट भी आ गया कि भाई वो खड़ा है, वो अम्मा शम्मा कोई नहीं है वहाँ पे। वो अम्मा की खड़ी बढ़ गई है। ठंडा तो है उधर भी कुछ और मैं कहता है बात ठीक है ना, फन में ले रहे हैं। हाँ, बाकी ये है बिल्कुल, कि सीरियसली बात करें तो इन्फॉर्मेशन अच्छी थी इनके पास, और नॉलेज अच्छा था, और अच्छी वीडियो इन्होंने अच्छी बहस की है उस पे, और ये सारा कुछ जो है वो मेंशन भी किया, और ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है। हमारी दुआ है कि सारा कुछ सक्सेसफुल हो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिले, वहाँ पे जिंदगी के साल में मिले, और वहाँ पे जो है वो कॉलोनियाँ भी बने, और आगे जाने का भी मौका मिले बिल्कुल, अर्थ के लोगों को। और बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया देखे। अली भाई एक इनको भी पॉइंट कीजिएगा। और भी एक पॉइंट और भी देवक भाई का जो है वो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जो बंद दरवाजे हैं वो तो खुल रही हैं, हाँ। और बंद दरवाजों के साथ साथ नए दरवाजे भी खुलेंगे इस बिल्कुल। सक्सेस के बाद। नए दरवाजे क्रिएट होंगे, क्रिएट की जाए इंडिया की। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें कोई ये शक बड़ी नहीं। तो अच्छी ये बात होगा जी, आने वाले वक्त में नजर भी आएगा। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। दोनों चैनल में से जहाँ पे भी देख रहे हैं जहाँ पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो लाल वाला बटन जो है उसे दबा दें इसी खुशी में, और सोचें कि वहाँ पे आपने लैंड किया है और वो मून ही है। और यहाँ पे हम मून में ही रहते हैं, ये सोच के कर दें, क्योंकि हम मून पे आपको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे। हम ही आपको मिलेंगे वहाँ पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Peace.